स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करी है और भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, ये इसने बनाया है। इससे क्या होगा? इससे जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर के बने हुए चिप्स, उनमें एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रिसीजन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, चिप फेलियर कम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो IIT बॉम्बे की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है PQEST लैब, PQUEST लैब। इस लेबोरेटरी ने इसको बनाया है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। यहाँ पे आपको बता दूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अभी अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है अपना पेरिस में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक उत्कृष्टता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, पेरिस में ओपन करा है, फ्रांस की कैपिटल में। और ये भी याद रखिए, IIT बॉम्बे ने कैंसर के लिए इनकी एक कंपनी है इम्यूनो एक्ट, इन्होंने NexCAR19 के नाम से NEXCAR19 NexCAR19 के नाम से बाजार में एक प्रोडक्ट उतारा है। ये भारत की पहली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, CAR T सेल थेरेपी है। अभी अभी कोलंबो प्रोसेस का चेयरमैन कौन बना है 3 साल के लिए, 2024 से 2026? तो ये इंडिया बना है पहली बार। और ये कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो प्रोसेस बना था 2003 में। आज के टाइम में 12 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, एशियन कंट्री हैं सारे 12, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। यानी ज़्यादातर आसियान और सार्क के कंट्रीज़ हैं इसमें। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कंट्री हैं कोलंबो प्रोसेस में। और ये किस चीज़ के लिए बना था कोलंबो प्रोसेस? जिससे हम इन सब कंट्रीज़ के बीच में सेफ और लीगल माइग्रेशन को बढ़ावा दे सकें, यानी अवैध रूप से शरणार्थी एक देश से दूसरे देश ना जाएं, सेफ, ऑर्डरली और लीगल माइग्रेशन होनी चाहिए। उसके लिए बना था कोलंबो प्रोसेस 2003 में। इंडिया भी इसका मेंबर है और अब इंडिया इसका चेयरमैन बन गया है कोलंबो प्रोसेस का। इज दैट क्लियर? श्रीलंका में एक पोर्ट है कंके संतुरई, तो कंके संतुरई जो पोर्ट है, इसको डेवलप करने में भी इंडिया जो है वहाँ पे पैसा दे रहा है। और अदानी ग्रुप जो है श्रीलंका में 2 बहुत बड़े विंड पावर प्लांट लगा रहा है, मन्नार और पोनेरिन नाम की जगह पे। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत कंके संतुरई पोर्ट को बनाने के लिए कितना पैसा दे रहा है? $61.5 मिलियन, $61.5 मिलियन। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिल लोग, वो 1823 में पहली बार श्रीलंका गए थे जब अंग्रेजों ने उन्हें भेजा था। अंग्रेज तमिल लोगों को श्रीलंका में क्यों भेजते थे? वहाँ पे चाय के बागानों में काम करने के लिए। तो इस चीज़ को अब क्योंकि 2023 खत्म हो चुका है तो 200 साल हो गए हैं, इस उपलक्ष्य में श्रीलंका की सरकार ने एक डाक टिकट जारी करा और वो भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को गिफ्ट किया था। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये एक पोर्टल बना है अभी अभी, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च करा है? इससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आसानी से जो है आप फाइल कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये पोर्टल बनाया किसने है? ये 2 संगठनों ने मिलकर डेवलप करा है। एक तो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का साथ दिया है IRDAI ने, इंश्योरेंस नियामक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर बनाया है। हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम हैं वो इस पर फास्ट सेटल हो पाएंगे। ये पोर्टल 2 से 3 महीने में चालू हो जाएगा। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये बना है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। एक बात अभी IRDAI ने यह भी कही है, अगर आपकी कोई भी उम्र है, पहले 65 साल तक ही आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपकी कितनी भी उम्र है, आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और आपका जो वेटिंग टाइम है वो 48 महीने से कम करके 36 महीने कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में। और आभा अकाउंट खोले जाते हैं, आभा ID मिलती है 14 डिजिट, 14 अंकों की ID मिलती है। अटल जो ये मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें 14 डिजिट्स की आपको एक आभा ID मिलती है, जिससे आपके सारे रिकॉर्ड एक जगह पे आ जाते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स। और अभी अभी यूपी पहला राज्य है जिसने 10 करोड़ आभा ID जनरेट करी हैं। इज दैट अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। DRDO ने रुद्रम 2 नाम की मिसाइल बनाई है। ये किस तरह की मिसाइल है? ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा से लॉन्च होगी, एयरक्राफ्ट वगैरह से, किसी लड़ाकू विमान से, और धरती पे हिट करेगी। तो अभी ये टेस्टिंग भी हुई थी इसकी ओडिशा में। तो ओडिशा में ज़्यादातर जो टेस्टिंग होती है चांदीपुर में होती है। तो Su-30 Mark 1 जो लड़ाकू विमान है, उससे हमने इसकी टेस्टिंग करी थी। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन, और ये सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी गति
ध्वनि की गति से ज़्यादा है। ये हमने खुद भारत में बनाई है और इसकी मारक क्षमता यानी कि जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है। इससे पहले रुद्रम 1 आई थी जिसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर के बीच में थी। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अग्निबाण सॉर्टेड नाम का रॉकेट लॉन्च करा है? और अग्निबाण सॉर्टेड के अंदर एक इंजन लगा है जिसका नाम है अग्निलेट, और अग्निलेट इंजन दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ये लॉन्च करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ये कंपनी IIT मद्रास से शुरू हुई थी। अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये IIT मद्रास से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे सॉर्टेड की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो अग्निबाण जो है वो रॉकेट का नाम है और अग्निलेट जो है वो इंजन का नाम है। इनमें से जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जिनकी 77th बैठक हुई WHO के हेडक्वार्टर जनेवा में स्विट्जरलैंड में, उनकी कमेटी ए का चेयरमैन कौन बना है? कमेटी ए के चेयरमैन बने हैं भारत के हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर अपूर्व चंद्र। तो आंसर है अपूर्व चंद्र। कमेटी ए का काम क्या होता है? कमेटी का काम होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे ध्यान देना, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रखना देशों को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो खतरा मंडरा रहा है उसको कम करना, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ये सब काम होता है कमेटी ए का। उसके चेयरमैन बने हैं भारत के हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट कौन बना है अभी अभी? डॉक्टर एडविन डिकोलोटी। डॉक्टर एडविन डिकोलोटी कौन से देश के हैं? ये बोट्सवाना एक देश है, वहां के हैं। अभी अभी पाम डोर अवार्ड किसे मिला है? कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, कहां पे हुआ था? ये हुआ था पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। कांस फिल्म फेस्टिवल हमेशा फ्रांस में ही होता है, कांस। तो आंसर है अनोरा। अनोरा फिल्म को मिला है पाम डोर। पाम डोर सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है कांस फिल्म फेस्टिवल का। अनोरा फिल्म को किसने बनाया है? सीन बेकर ने बनाया है, SEAN, सीन बेकर। तो इन्हें यह अवार्ड मिला। बाकी मैं आपको सारे अवार्ड दिखा देता हूँ। पाम डोर के बाद जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है ग्रों प्री, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रों प्री, ग्रों प्री मिला पायल कपाड़िया को। भारतीय हैं पायल कपाड़िया, इन्होंने फिल्म बनाई ऑल वी इमेजिन इज लाइट, उसके लिए। आगे देख सकते हैं आप कि बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्ट्रेस, ये अनुसुईया सेनगुप्ता को मिला द फिल्म शेमलेस के लिए। और फिर आप यहां देख सकते हैं लास्ट सिनेफ कैटेगरी, लास्ट सिनेफ कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज और थर्ड प्राइज ये दोनों भारतीय लोगों को मिला। फर्स्ट प्राइज मिला, लास्ट सिनेफ कैटेगरी जो होती है नए लोगों के लिए होती है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, चिदानंद नायक ने बनाई है, उसके लिए मिला फर्स्ट प्राइज लास्ट सिनेफ। और थर्ड प्राइज मिला मानसी महेश्वरी को बनी हुड के लिए, बनी हुड के लिए। तो ये सारे अवार्ड जो हैं आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक अमेरिका की एक्ट्रेस है मैरियल स्टीप, उन्हें भी पाम डोर दिया गया एक ऑनररी यानी मानद तौर पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने जीवन का समय दिया है सिनेमा को। तो मैरियल स्टीप जो हैं उन्हें भी एक मानद या ऑनररी पाम डोर मिला। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है कि जो 1995 में जेनोसाइड हुआ था सरेब्रेनिका नाम के शहर में, जिसमें 8,000 से ज़्यादा मुसलमान जो है उन्हें मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। आज के टाइम में जो ये जगह है सरेब्रेनिका कहाँ है? ये बोस्निया और हर्जेगोविना एक देश है, वहाँ पे है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो उनको उसको याद रखने के लिए, जेनोसाइड के जो विक्टिम है उनको याद रखने के लिए हम एक दिन मनाएंगे। वो दिन कौन सा होगा? तो वो दिन होगा 11 जुलाई का दिन। 11 जुलाई का दिन वो होगा, क्योंकि 11 जुलाई 1995 को ये हादसा हुआ था जब बोस्नियन सर्ब फोर्सेस ने 8,372 बोस्नियन मुस्लिम मैन और बॉयज़ को मार दिया था, मैसेकर कर दिया था। तो ये ध्यान रखिए। अभी वैसे एक दिन और उन्होंने अनाउंस करा है, 24 मई का दिन ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल होता है। और 25 मई का जो दिन होता है वो वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाएगा, वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाएगा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसका प्रेसिडेंट कौन बना है अभी अभी, ये बताइए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके प्रेसिडेंट अभी अभी जो लेटेस्ट स्टार्ट हुई है, राइट, कौन सी स्टार्ट हुई है अभी अभी? अभी अभी स्टार्ट हुई है 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट, वो स्टार्ट हुई है। तो कैमरून के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलेमोन यांग, PHILEMON, फिलेमोन यांग, YANG, फिलेमोन यांग जो हैं वो बने हैं इसके प्रेसिडेंट 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। जो हमारा दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसने एक 10 डिजिट का नंबरिंग सीरीज शुरू करी है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन कॉल आता है, जैसे किसी बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब रेगुलेटरी
रेगुलेटेड एंटिटी जो होते हैं उनसे आता है, सरकार से आता है, तो वो किससे स्टार्ट होगा? 160 से स्टार्ट होगा, वो नंबर 160 से स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? 10 डिजिट्स का होगा। और अगर आपको कोई वैसे भी फ्रॉड कॉल वगैरह आ जाए तो आप संचार साथी पोर्टल पे जाके चक्षु का लाभ ले सकते हैं, चक्षु फैसिलिटी का, और वहां पे आप उसे ब्लॉक करा सकते हैं। 6th एडिशन ऑफ हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट आई है, इसको किसने टॉप किया? ये बताती है कि भारत का कौन सा आर्टिस्ट है, कलाकार है, चित्रकार है, पेंटर है, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया 2023 में। तो ये है अनीश कपूर। आंसर है ऑप्शन बी। अनीश कपूर की पेंटिंग्स लगभग 80 करोड़ रुपए में बिकी। जो ऑक्शन होती है, नीलामी होती है पेंटिंग्स की, तो 80 करोड़ रुपए में इनकी पेंटिंग्स बिकी। ये लंदन में रहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनीश कपूर पहले नंबर पे थे, गुल मोहम्मद शेख ये बड़ौदा गुजरात से हैं, ये दूसरे नंबर पे थे, और अर्पिता सिंह जो दिल्ली से हैं ये तीसरे नंबर पे रही। भारतीय वायुसेना अभी अभी इल्सन जो एयरफोर्स बेस है अलास्का, वहां गई थी अमेरिका, एक मल्टी कंट्री एक्सरसाइज में भाग लेने। इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया। आपको बताना है इस एक्सरसाइज का नाम क्या था। तो इस एक्सरसाइज का नाम था रेड फ्लैग 24, और अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने इसको आयोजित किया था। तो हमारी एयरफोर्स भी यहाँ पे गई थी। इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो पार्ट ले रहे हैं। अंडरस्टूड? अभी अभी डैग हैमरजोल्ड मेडल जो है वो किस भारतीय को मिला है? डैग हैमरजोल्ड मेडल ये दिया जाता है शांति सैनिकों को, यानी यूएन पीस कीपर्स को। इनका नाम है ऑप्शन बी, नायक धनंजय कुमार सिंह। ये शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड थे शांति की बहाली के लिए, पीस को इंश्योर करने के लिए, लेकिन वहां पे इनकी डेथ हो गई। तो इन्हें मिला है डैग हैमरजोल्ड मेडल। ये इन्हें 29 मई को दिया गया, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाते हैं के रूप में मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। और इसका नाम, अवार्ड का नाम डैग हैमरजोल्ड के नाम पे रखा है। डैग हैमरजोल्ड यूनाइटेड नेशंस के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। ये मृत्युओं उपरांत ही दिया जाता है सिर्फ, राइट। और एक अवार्ड और याद रखिए, राधिका सेन, ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड थी, मेजर राधिका सेन। इन्हें मिला है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इफ्को के साथ पार्टनरशिप करी है? इफ्को फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड वगैरह प्रोवाइड करेगा, जैसे नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी वगैरह, उनको यह स्प्रे करेगी 10 लाख एकड़ जमीन पे 5 राज्यों में। ये कौन सी कंपनी है? ये ड्रोन कंपनी है, इसका नाम है थानोस टेक्नोलॉजीज। हैदराबाद की कंपनी है थानोस टेक्नोलॉजी। तो ये 5 राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। 500 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इफ्को ने ऐसी ही एक पार्टनरशिप ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी के साथ भी करी है, जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, ड्रोन डेस्टिनेशन, वो करिए 30 लाख एकड़ जमीन पे स्प्रे करने के लिए भारत के 12 राज्यों में। तो दोनों के साथ करिए, लेकिन अलग अलग है। थानोस के साथ 10 लाख एकड़ और ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ 30 लाख एकड़। 30 लाख एकड़। डॉक्टर इमैनुअल सुब्रेन ये 8वीं महानिदेशक बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है, किस संगठन की? ये संगठन है ऑप्शन सी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और ये खुद भी फ्रांस से हैं। डॉक्टर इमैनुअल भी फ्रांस से हैं। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को 100 साल हो गए, ये 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं। 1924 में संगठन बना था, अब 2024 चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर का ऑपरेशनल कंट्रोल ले लिया है। ये जो कॉरिडोर है अपना बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो ये गाजा और इजिप्ट के बीच का बॉर्डर है, जिसे बोलते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो लगभग 14 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है, तो आंसर है इजिप्ट, ऑप्शन डी। और गाजा में इसी कॉरिडोर, इसी बॉर्डर के पास एक शहर भी है जिसे बोलते हैं रफा, RAFAH, जिसे रफा कहा जाता है। पाकिस्तान ने अपनी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो इनको फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने में मदद करेगी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पाकसैट MM1। तो आंसर है ऑप्शन ए, पाकसैट MM1। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है सुपारको, उसने इसे डेवलप करा है और चाइना ने लॉन्च करा है। पाकिस्तान ने अभी अभी एक आई क्यूब कमर QAMAR आई क्यूब कमर नाम की एक लूनर मिशन भी लॉन्च किया, जो चाइना के चैंग ई के साथ ही उन्होंने लॉन्च कर दिया था। चैंग E6 मिशन के साथ ही लॉन्च कर दिया था। और सुपारको का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सुपारको का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। अर्थ क्लाउड एरोजोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर सैटेलाइट, यानी अर्थ केयर नाम की सैटेलाइट, ये जापान की स्पेस एजेंसी जो है जाक्सा, वो लॉन्च कर रही है। किसके साथ मिलके? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके कर रही है। ये 2200 किलो इसका वजन होगा। इसे व्हाइट ड्रैगन कहा जाता है। व्हाइट ड्रैगन या हकुर्यू, HAKURYU, हकुर्यू भी कहा जाता है जापानी भाषा में।
ये एग्जामिन करेगी, इस बात की समीक्षा करेगी, आकलन करेगी कि जो क्लाउड होते हैं, बादल और जो एरोसोल होते हैं, उनका सोलर रेडिएशन यानी सूरज की जो किरणें धरती पे आती हैं उनको वापस अंतरिक्ष में भेजने में इनका क्या रोल है, इस चीज़ पे काम करेंगी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी अभी एक चीज़ शुरू करी थी जिसका नाम है जीरो डेब्रिस चार्टर। डेब्री मतलब होता है मलबा, अंतरिक्ष मलबा। जीरो डेब्री चार्टर। तो ये 2030 तक शपथ लेनी है कि हम अंतरिक्ष मलबा जो है उसको रोकेंगे। तो इस जीरो डेब्रिस चार्टर को 12 कंट्रीज ने अभी अभी साइन करा है। अभी अभी दुनिया की जो 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियां हैं उनमें कौन सी भारत की कंपनी को टाइटन कैटेगरी में जगह मिली है? अलग अलग कैटेगरी बनाई थी इन 100 में, पायोनियर, टाइटन, डिसरप्टर, इनोवेटर और टाइटन लीडर। लीडर, डिसरप्टर, इनोवेटर, टाइटन और पायोनियर, अलग अलग कैटेगरी। तो टाइटन में 2 कंपनियों को जगह मिली है, एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप। रिलायंस ने अभी अभी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी खोला है चेन्नई में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का पहला चेन्नई में। तो 2 कंपनियों को टाइटन कैटेगरी में जगह मिली है। एक कंपनी है भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसे पायोनियर कैटेगरी में जगह मिली है दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में। कौन सा कंट्री है जिसने अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च करी है? क्योंकि ये बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना चाहता है। इनके पास स्पेस एजेंसी नहीं थी, तो ये कंट्री है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या होगा? कासा, KASA। जैसे अमेरिका की है नासा, इनकी होगी कासा। कासा मतलब कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर होगा सचियोन में, SACHEON, सचियोन शहर। सचियोन में इसका हेडक्वार्टर होगा। वीवर्क कंपनी के CEO भारत के व्यक्ति बने हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, स्पेस शेयरिंग कंपनी है, को वर्किंग स्पेस। तो इसका नाम है अनंत यार्डी। IIT दिल्ली से पढ़े हैं भारत के अनंत यार्डी। मैकॉन लिमिटेड। मैकॉन लिमिटेड एक कंपनी है, इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील कराया, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन, ये रांची में हुआ था अभी अभी। किसके साथ मिलकर कराया? मैकॉन ने। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी स्टील मंत्रालय के अधीन काम करती है, महारत्न कंपनी है। सेल और मैकॉन ने मिलकर कराया। मैकॉन की फुल फॉर्म है मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड। भारत की सरकार ने जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी है? तो ये अभी 25 लाख रुपए कर दी है। 25 लाख रुपए कर दी है। और अगर आप किसी कंपनी में 5 साल काम करते हैं मिनिमम, तभी ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होते हैं, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत। और ये मंत्रालय कौन सा है? ये मंत्रालय जिसके अधीन आती है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। कौन सी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है जो लकड़ी से बनी है? तो जब ये धरती में दोबारा प्रवेश करेगी अंतरिक्ष चक्कर लगाने के बाद, तो घर्षण के कारण जल जाएगी, फ्रिक्शन के कारण जल जाएगी और कोई डेब्री समुद्र में नहीं जाएगा। तो ये क्योटो यूनिवर्सिटी जो है जापान की, उन्होंने बनाई है। और कौन से पेड़ की लकड़ी से बनी है? ये मैग्नोलिया। एक पेड़ होता है मैग्नोलिया, उसकी लकड़ी से बनी है। क्रूस्फियर, ICP इंडिया और वोलावर्स नाम की 2 कंपनियों ने मिलकर भारत का पहला मेटावर्स पर आधारित एक वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ बनाया। कहाँ पे? ये लुधियाना पंजाब में बनाया, जिससे जो वोटर है उन्हें जागरूक किया जा सके। और IIT गुवाहाटी ने अभी एक 3D प्रिंटेड बैलेट बनाया था, 3D प्रिंटेड बैलेट, अगेन वोटर्स को जागरूक करने के लिए। यूनाइटेड नेशन ने कहा है पहली बार विश्व आलू दिवस मनाया जाएगा किस दिन? इसका थीम है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। तो ये जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, ये पहली बार इस बार मनाया गया है 30 मई को। अगेन ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है हेल्थ प्रमोशन के लिए? ये है ऑप्शन डी, निम्हांस बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करता है। नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है ये WHO ने शुरू करवाया था 2019 में। 2019 में एक हमारी सरकार टेले मानस करके हेल्पलाइन चलाती है मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसको भी कोऑर्डिनेट करता है निम्हांस बेंगलोर। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ मिलकर 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करा है, जिससे हम जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जो हैं, उनमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सकें? तो ये किसने करा है? अभी ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पैसा देगा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी एक्सपर्टीज इसमें देगा। टोटल कितने कंट्री हैं जिन्हें हम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं? टोटल 39 हैं। इनमें से ये प्रोग्राम 15 कंट्रीज में चलेगा, 39 में से 15 में चलेगा। क्लियर? तो SIDS कंट्रीज जो है, इनकी बैठक भी अभी हुई थी। कहाँ पे? एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत में टॉप इन्वेस्टर था? जो भारत में एफडीआई आया, नेट एफडीआई, उसमें 11.77 बिलियन डॉलर इस कंट्री से आया। तो ये कंट्री है सिंगापुर। तो आंसर है ऑप्शन डी। तो भारत में टोटल आया कितना नेट एफडीआई? 44.42 बिलियन डॉलर। और ये जो पिछले साल के मुकाबले 3.5% कम था। अगर आप टोटल एफडीआई की बात करें, नेट एफडीआई की नहीं, टोटल एफडीआई जिसमें री इन्वेस्टेड अर्निंग वगैरह ये सब भी जोड़ दें, तो भी 70.95 बिलियन डॉलर इंडिया में आया। 17.95 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 24 में। ये भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 1% कम था। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया 11.77 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे आया मॉरिशस से 7.97 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे आया अमेरिका से 4.99 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पे नेदरलैंड 4.92 बिलियन डॉलर। पांचवें नंबर पे जापान 3.18 बिलियन डॉलर। यानी ये टॉप कंट्रीज हैं एफडीआई के सोर्स भारत में। कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में एफडीआई सबसे ज़्यादा आया, लगभग 8 बिलियन डॉलर, 7.97 बिलियन डॉलर। और कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मिला 15.11 बिलियन डॉलर। और दूसरे नंबर पे था कर्नाटका 6.57 बिलियन डॉलर। इनमें से कौन सी कंपनी ने एक कंपनी शुरू करी है नई, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड? इसमें 51% हिस्सा है कोल इंडिया लिमिटेड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और बाकी 49% हिस्सा है इसमें भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोनों का जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है ये। तो 49% भेल का, 51% कोल इंडिया लिमिटेड का। और ये क्या बनाएगी? ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड बनाएगी। और दोनों को जब मिला देते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। ये कंपनी बनाएगी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। कोयले से गैस बनाने का हमारा टारगेट कितना है? 100 मिलियन टन 2030 तक। 100 मिलियन टन 2030 तक। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था फाइनेंशियल ईयर 24 में? तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था 8.2%। इनमें से कौन सी कंपनी है जो इसरो की हेल्प कर रही है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने में? जैसा अग्नि लेट था वैसा ही 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन हमें चाहिए, PSLV रॉकेट के लिए चाहिए। तो इसे हेल्प कर रही है विप्रो 3D। विप्रो 3D। ओपन एआई ने स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एडवांस वर्जन एआई पावर्ड रोबोट लॉन्च करा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चैट जीपीटी एड्यू। चैट जीपीटी एड्यू। अभी चैट जीपीटी का एक नया वर्जन भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है चैट जीपीटी ओ मतलब होता है ओमनी। ओमनी। इसके अलावा वॉइस इंजन भी लॉन्च करा है इस कंपनी ने, ओपन एआई ने। क्या लॉन्च करा है? वॉइस इंजन, जो आपकी वॉइस को रेप्लिकेट कर सकता है। सैम ऑल्टमैन इस कंपनी के सीईओ हैं, मिस्टर सैम ऑल्टमैन। अदानी पोर्ट, दारसलम पोर्ट कहाँ पे है, कौन से कंट्री में, जिसको मैनेज करेगा अगले 30 साल के लिए? दारसलम पोर्ट तंजानिया में लोकेटेड है। एकदम ये हिंद महासागर से लगता है, इंडियन ओशन से लगता है। तो ये पोर्ट है दारसलम पोर्ट। और अदानी पोर्ट ने अभी अभी केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम पोर्ट जो है उस पर भी कंट्रोल ले लिया है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, विजिंजम पोर्ट। और फिलीपींस में एक बाटन करके पोर्ट है, BATAN बाटन पोर्ट, ये भी अदानी ग्रुप सेटअप कर रहा है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर बना है प्रवाहा। प्रवाहा की फुल फॉर्म है पैरेलल ट्रांस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ये किसने डेवलप करा है? ये डेवलप करा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। क्या है ये? जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो उसके ऊपर जो एरोडायनामिक और एरोथर्मल लोड होता है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए है ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। अभी अभी बिमरैन मतलब बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क बनाया गया है, जिससे कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़ के, वो आपस में रिसर्च में हेल्प कर सकें एक दूसरे की ब्लू इकोनॉमी पर रिसर्च, यानी ओशियन रिसोर्सेज पे रिसर्च। तो मैरीन रिसर्च नेटवर्क, मैरीन मतलब समुद्री। तो ये भारत के किस मंत्रालय ने बनाया है? BOBPIGO यानी बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। ये ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक ने 2003 में बनाया था। और भारत का जो विदेश मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज द आंसर, उन्होंने ये शुरू करा है, दोनों ने मिलके मैरीन रिसर्च नेटवर्क यानी बिमरैन। और बिम्स्टेक में 7 कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं। ये आपको पता होगा कौन से हैं बिम्स्टेक के 7 कंट्री जो मेंबर हैं आज की तारीख में? ये जो कंट्री हैं 7, जैसे इंडिया हो गया, इसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास जो मतलब 7 देश हैं, राइट? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार,
श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, इनको बोलते हैं बिम्स्टेक कंट्री। और बिम्स्टेक का चार्टर भी अभी अडॉप्ट कर लिया गया है। बिम्स्टेक का चार्टर, बिम्स्टेक संगठन 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। तो बिम्स्टेक चार्टर नेपाल ने अभी अभी अडॉप्ट करा है। तो बिम्स्टेक के अब एक लीगल पर्सनैलिटी हो गई है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन और इनके अधिकार दोनों किसी संगठन के होते हैं तो वो लीगल पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेता है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। अभी अभी दूसरा कैडेट ट्रेनिंग शिप, ये जो कैडेट्स होते हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स वगैरह, उनकी ट्रेनिंग के काम आएगा ये शिप। ये दूसरा बना के दिया है किसने? तो लार्सन टूब्रो ने बना के दिया है। लार्सन टूब्रो शिपयार्ड ने, कटुपल्ली शिपयार्ड इनका शिपयार्ड है। लार्सन टूब्रो का ही शिपयार्ड है, कटुपल्ली, चेन्नई के पास, तमिलनाडु। तो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप बनाने का ठेका इन्हें मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो वो उन्होंने अभी अभी बना के दिया है। क्लोडिया शिनबॉम ये पहली महिला है कौन से देश की राष्ट्रपति बनने वाली? ये देश है मैक्सिको। ये ज्यू हैं, यानी यहूदी धर्म की हैं और क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। तो ये पहली महिला ही नहीं, पहली ज्यू भी हैं जो मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला और एक ज्यू वहाँ की राष्ट्रपति बनी है। जय जय हे तेलंगाना, ये तेलंगाना ने अपना जो 10वां स्थापना दिवस था, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 और अब अभी आया था 2 जून 2024, तो 10 साल हो गए तेलंगाना को बने हुए। इस दशक के दिन जय जय हे तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट ने अपना एक स्टेट एंथम डिक्लेयर करा है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है एंडे श्री, ऑप्शन बी, एंडे श्री ने लिखा है। और म्यूजिक किसने दिया है? म्यूजिक दिया है एम कीरावनी ने। एम कीरावनी ने इसके लिए म्यूजिक दिया है। सुप्रीम कोर्ट भारत का, उसने एक कमेटी बनाई है जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेन कमेटी। इस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया है? जेंडर इशू के ऊपर ये काम करेगी, तो इसकी चेयरमैन बनी है जस्टिस हीमा कोहली। अभी अभी रिजर्व बैंक 1 लाख किलो यानी 100 मैट्रिक टन सोना हमारा कौन से देश में पड़ा था, उसको हमारी डोमेस्टिक तिजोरियों में ले आया है। ये ब्रिटेन में पड़ा था, तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अभी आरबीआई के पास कितना गोल्ड है? लगभग 822 मैट्रिक टन, यानी लगभग 8.25 लाख किलो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है। टेक्नो फुनन कनाल ये कौन सा देश बना रहा है? इसको बनाने में चाइना हेल्प कर रहा है। इससे इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा। ये कंबोडिया में बन रही है। कंबोडिया के साथ चाइना ने अभी गोल्डन ड्रैगन नाम का अभ्यास भी करा था। और कंबोडिया की जो राजधानी है वो फनोम पेन्ह है। फनोम पेन्ह, तो फनोम पेन्ह को ये जो कनाल बन रहा है टेको फुनान कनाल, फनोम पेन्ह को जोड़ेगा एक दूसरे शहर से, जो शहर एकदम तट के ऊपर है। इस शहर को बोलते हैं केप, KEP, केप। तो राजधानी फनोम पेन्ह कंबोडिया की, उसको केप के साथ जोड़ा जाएगा। और ये कनाल कौन सी नदी पे बन रहा है? मैकोंग नदी, MEKONG, मैकोंग नदी। और कंबोडिया में चाइना ने अपना एक नेवल बेस बनाया है, रीम नेवल बेस, REAM, रीम नेवल बेस। अभी अभी एक प्रोजेक्ट है फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहर्ट नॉलेज बेस, यानी पाई चेक प्रोजेक्ट, हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है। 10,000 लोगों का सैंपल लेके पूरा किया गया है, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़ वगैरह को स्टडी करने के लिए। ये किसने एग्जीक्यूट करा है? ये CSIR के अधीन संगठन है। ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में लोकेटेड है। नई दिल्ली में लोकेटेड है। तो 10,000 सैंपल लिए इन्होंने और डायबिटीज़, लिवर डिजीज़ और इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़, इनके लिए क्या रिस्क फैक्टर होते हैं उनको इन्होंने स्टडी किया। एपेडा के साथ मिलकर के संगठन ने यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो बनाया है। पहले 2 अलग अलग लोगो होते थे अगर कोई ऑर्गेनिक फूड है तो, एक तो इंडिया ऑर्गेनिक और एक जैविक भारत। अब 2 की बजाय एक लोगो होगा, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये FSSAI ने करा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। तो पहले क्या होता था? 2 लोगो होते थे। जैसे इंडिया ऑर्गेनिक जो लोगो है ये NPOP प्रोग्राम के तहत होता था, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP। और जैविक भारत का जो लोगो है ये FSSAI देता था। अगर FSSAI ने किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर दिया है, ऑर्गेनिक है वो, तो उसे जैविक भारत लोगो लगा होता था। और अगर NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP ने सर्टिफाई करा है तो उस पर इंडिया ऑर्गेनिक होता था लोगो। लेकिन 2 लोगो होने की वजह से कन्फ्यूजन होती थी। अब दोनों को मिला के एक कर दिया है, यूनिफाइड, एकीकृत इंडिया लोगो। तो ये FSSAI ने करा है। लोकसभा अभी पोल हुए, हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आम चुनाव जो भारत में हुए उसमें कितने लोगों ने वोट डाला? 64.2 करोड़ वोट्स इसमें पड़े, जो कि जितने भी G7 कंट्री हैं सारे मिला दो तो उनके भी 1.5 गुना इतने वोटर्स इंडिया में थे।
और G7 समिट अभी अभी कहाँ पे चल रहा है? इटली में, अपुलिया या पुगलिया में। और अगले साल 2025 में कहाँ पे होगा? कनाडा के शहर अल्बर्टा में होगा। अभी भारत में IIM बन रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ पे? ये कमरूप जिला है असम में, वहाँ पे आ रहा है, तो आंसर है असम। अभी अभी कौन से इंस्टीट्यूट ने एक स्पेशल टाइप का ड्रोन बनाया है? फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। ये बनाया है IIT धारवाड़ ने। धारवाड़ कहाँ है? धारवाड़ कर्नाटक में है। IIT धारवाड़। ये क्या कर सकता है ड्रोन? आग बुझाने में मदद करेगा। छोटी जो संकीर्ण नैरो जगह होती है वहाँ पे जा पाएगा। रूम्स में, छोटे छोटे रूम्स में जा पाएगा। तो इस ड्रोन को बनाने के लिए पैसा दिया था IIT हैदराबाद ने और बनाया है IIT धारवाड़ ने। रूबिन नाम का AI चिप प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने बनाया है? ये एनवीडिया कंपनी है। इसके CEO हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं, जैनसन हुआंग। जैनसन हुआंग, एनवीडिया। और इसका नाम रूबिन क्यों रखा है? एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लोरेंस कूपर रूबिन। फ्लोरेंस कूपर रूबिन, जिन्होंने डार्क मैटर की खोज करी थी हमारे ब्रह्मांड में, उनको सम्मानित करने के लिए नाम ही रखा है। और एनवीडिया कंपनी ने एक और AI चिप बनाया है अभी अभी, जो काफ़ी न्यूज़ में था। उसका नाम है B200 ब्लैकवेल। B200 ब्लैकवेल, BLACKWELL। हरियाणा की सरकार हवा को शुद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट चला रही है। इसका नाम है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 10,000 करोड़ का खर्चा होगा और 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। ये 10,000 करोड़ किसने दिया है? ये 10,000 करोड़ दिया है वर्ल्ड बैंक ने। INS शिवालिक हमारी नेवी का जहाज है, रिमपैक अभ्यास में भाग लेने गया कहाँ पे? तो ये आंसर है हवाई। अमेरिका करवा रहा है समुद्री अभ्यास, इसमें बहुत सारे कंट्री हिस्सा ले रहे हैं। हवाई जो है वो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। और हमारा जो ये जहाज है, उसने अभी अभी एक और अभ्यास में हिस्सा लिया। ये अभ्यास है जिमेक्स। जापान और भारत के बीच में एक समुद्री अभ्यास होता है जिसे जिमेक्स कहा जाता है। इस बार जो जिमेक्स अभ्यास है वो कहाँ पे हो रहा है? वो योकोसुका नाम की जगह है जापान में, वहां पे हो रहा है। उसमें भी INS शिवालिक ही गया है। अभी अभी नेपाल वायरस लाइक पार्टिकल बनाए हैं भारत की कौन सी लेबोरेटरी ने? वायरस लाइक पार्टिकल वायरस जैसे ही होते हैं, बस ये नुकसान नहीं पहुंचाते, इन्फेक्शियस नहीं होते, क्योंकि इनमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, DNA वगैरह नहीं होता। तो इनको बोलते हैं वायरस लाइक पार्टिकल। इनका फायदा ये होता है वैक्सीन बनाने में ये हेल्प करते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं। तो ये बनाए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, जो तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन बी। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी ने नीपा वायरस के लिए बनाया। नीपा एक जगह है मलेशिया में, वहां पे इस वायरस की खोज हुई थी, इसलिए इसे नीपा वायरस कहा जाता है। अभी अभी यूएफा चैंपियंस लीग किसने जीता है? यूएफा यूरोप में फुटबॉल टूर्नामेंट कराता है। अभी यूएफा यूरो भी चल रहा है जर्मनी में, जिसमें कंट्रीज के बीच में। ये जो चैंपियंस लीग होता है क्लब्स के बीच में होता है। ये क्लब है ऑप्शन सी रियल मैड्रिड। ये स्पेन का क्लब है, ये यूरोप का बेस्ट क्लब है। और अभी जो यूएफा यूरो टूर्नामेंट चल रहा है जर्मनी में, उसका मैस्कॉट क्या है? उसका मैस्कॉट है टेडी बियर। टेडी बियर। और यूरो जो जीतेगा वो बेस्ट कंट्री होगा यूरोप का। ये बेस्ट क्लब है यूरोप का, रियल मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड का क्लब है रियल मैड्रिड। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? जर्मनी की टीम को हराया, जिसका नाम है बोरसिया डॉर्टमंड। जिसका नाम है बोरसिया डॉर्टमंड। तो 15वीं बार इन्होंने जो है ये कप जीता, 15वीं बार, यानी ये यूरोपियन चैंपियंस बने हैं। और यूएफा का हेडक्वार्टर न्यो शहर में है, NYON, न्यो। शंग्रीला डायलॉग जो है ये कहाँ पे हो रहा है? ये सिंगापुर में हो रहा है, शंग्रीला होटल में, हर साल होता है। सिक्योरिटी डायलॉग है, 2002 से लगातार हो रहा है। इसको शुरू करवाया था सर जॉन चिपमैन ने, एक ब्रिटेन के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, सर जॉन चिपमैन। उन्होंने 2002 से ये चल रहा है। शंग्रीला होटल में ही होता है, इसलिए इसको शंग्रीला डायलॉग बोलते हैं। सिंगापुर में ये होता है। और सिंगापुर में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF का जो तीसरा पिलर है क्लीन इकोनॉमी, उसका पहला इन्वेस्टर फोरम भी अभी अभी सिंगापुर में हुआ था। कौन से देश ने जो चांद की सुदूर साइड है, यानी फार साइड, वहां पे झंडा फहराने वाला पहला कंट्री बना? ये कंट्री है चाइना। इन्होंने मिशन करा था अभी अभी चैंग-E6, जो सफल रहा। तो इन्होंने चांद के फार साइड पे झंडा फहराया है। रोबोट की मदद से एक झंडा वहां पे ले गए थे, तो ये झंडा उन्होंने वहां पे फहराया था। अंडरस्टूड? तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि पहला कंट्री है जो अपना झंडा ले जा पाया है इतनी दूर, चांद का जो फार साइड है वहां पे। और इस मिशन में ये एक वहां से पत्थर ईंट वगैरह लेके भी धरती पे आएंगे, चैंग-E6। और ये जो झंडा है ये किससे बनाया था इन्होंने? ये एक वोल्केनिक रॉक होता है, बसाल्ट, बसाल्ट से बनाया था। इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है भारत का जो पहला हाई कोर्ट है जिसने जो मासिक धर्म के लिए लीव देना महिलाओं को मंजूर कर दिया है, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लेकर आया है?
तो ये है सिक्किम का हाई कोर्ट। पहला ड्रोन शोरूम भारत में खुला है चेन्नई में, किस कंपनी ने खोला है? ये कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस। तो आंसर है ऑप्शन ए, गरुड़ा एरोस्पेस ने भारत का पहला ड्रोन शोरूम खोला है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ, इनकी बैठक भारत में होगी 2025 में। कहाँ पे होगी? नई दिल्ली। नई दिल्ली में होगी। और इसका आयोजन कौन करेगा? इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। इंडिगो की पेरेंट कंपनी का नाम है इंटर ग्लोब एविएशन। इंटर ग्लोब एविएशन। तो IATA का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। क्या भारत में पहली बार हो रहा है? नहीं, भारत में जो है ये तीसरी बार। पहले भारत में 1958 में हुई थी, फिर 1983 में हुई थी, और अब इतने लंबे टाइम के बाद भारत में 42 ईयर्स के बाद होगी 2025 में। 2025 में। और इस साल कहाँ पे हुई है? 2024 में दुबई में। दुबई में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया गया ब्रिज टाउन बारबाडोस में। यह इवेंट किसने आयोजित करवाया था? इस इवेंट को अभी आयोजित कराया था UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, UNCTAD ऑप्शन डी, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उस पर बात की गई। और अगला फोरम ये होगा 2026 में, सप्लाई चेन फोरम 2026 में, ये सऊदी अरब में होगा। मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर जी, इनकी कौन सी जयंती हमने मनाई 31 मई 2024 को? तो इनकी 300वीं जयंती मनाई गई। 300वीं जयंती मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर मालवा किंगडम की रानी थी और बहुत करेजियस थी। इनके हस्बैंड खांडेराव होलकर की डेथ हो गई थी बैटल ऑफ कुंभेर 1754 में, और उसके बाद ये फिर रानी बनी थी मालवा किंगडम की। 28 साल तक इन्होंने मालवा पे राज करा था, और बहुत ज़्यादा इनके शासन में पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी ये सब थी। इनकी कैपिटल थी महेश्वर, राइट। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।